स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है जो कि 18 सितंबर 2025 का यह सर्कुलर है। और इस सर्कुलर में जो है ईपीएफओ का काम करने का जो तरीका है उसको सिंपल बनाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए और जो ज़्यादा काम होने वाले जितने भी कार्य हैं जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस में हुआ करता था उसको बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए जो ईपीएफओ के अधिकारी हैं उनको उनके कार्य को अलग अलग डिवाइड किया गया है, जिससे जितने भी ईपीएफ मेंबर हैं जिनका काम बहुत डिले से होता था, अप्रूवल प्रोसेस बहुत डिले था पहले, उसको बिल्कुल सिंपल बनाया जा सके। इसलिए ईपीएफओ ने एक रिफॉर्म करने की कोशिश की है। तो आइए हम जानते हैं कि इससे आपको क्या लाभ मिलेगा और इसमें जितने छोटे और मिडिल क्लास यानी मध्य वर्गीय जितने भी ऑफिसर हैं उनको जितने भी सिंपल कार्य हैं उनको ऊपर में सौंपा गया है ताकि काम को फास्ट किया जाए। क्योंकि जितने बड़े अधिकारी हैं और वो छोटे छोटे काम को लेकर बैठे हुए थे, जिसके कारण आप अगर कोई फॉर्म अप्लाई करते थे, कोई ग्रीवेंसेस डालते थे तो उसको महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इस तरह से काफ़ी समय लगता था एक काम को करने के लिए। तो ईपीएफओ ने ये जो सर्कुलर जारी किया है, इस सर्कुलर के बारे में चलिए हम डिटेल्स में समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है और इससे इस सर्कुलर को लागू होने से आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। नमस्कार। आज हमारे पास कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब ईपीएफओ का एक ताज़ा सर्कुलर है हाँ, ये 18 सितंबर 2025 का है। और इसका विषय है कुछ विशेष तरह के लेन देनों के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन का सरलीकरण और संशोधन। सुनने में थोड़ा प्रशासनिक लगता है ना? बिल्कुल। ये सर्कुलर जिसका नंबर फाइनेंस कोऑर्डिनेट टास्क फोर्स डेलीगेशन ऑफ पावर्स 2024-34 है, असल में ईपीएफओ के अंदर काम करने के तरीके को बदल रहा है। अच्छा, किस तरह का बदलाव? मतलब ये तय करता है कि कौन से अधिकारी अब किन कामों को मंजूरी देंगे। डेलीगेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो चलिए फिर इस सर्कुलर को थोड़ा गहराई से देखते हैं, समझते हैं कि क्या बदला है और ये क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सीधे हेड ऑफिस से आया है, दिल्ली से। हाँ, हेड ऑफिस से। तो इसका मुख्य हिस्सा एक टेबल है, उसमें करीब 15 अलग अलग काम हैं। 15? काफी सारे हैं। हाँ, और इसमें पुरानी व्यवस्था और नई संशोधित व्यवस्था की तुलना की गई है। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले कुछ कामों से। क्या है लिस्ट में सबसे पहले? सबसे पहला है दावों पर टीडीएस कटौती, मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। हाँ, टीडीएस। पहले इसके लिए सक्षम अधिकारी थे आरपीएफसीआई, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आई, काफी सीनियर। अच्छा, और अब ये अधिकार दिया गया है डीए से होते हुए एओ को, मतलब डीलिंग असिस्टेंट से शुरू होगा और अकाउंट्स ऑफिसर फाइनल करेंगे। ओ, तो मतलब काफी नीचे आ गया ये तो, आरपीएफसीआई से सीधे एओ लेवल पे। हाँ, बिल्कुल। और यही बदलाव अगले 2 कामों में भी है। कौन से? एक तो है ट्रांसफर इन के अस्वीकृत मामलों को क्रेडिट करना, और दूसरा छूट प्राप्त और बिना छूट वाले प्रतिष्ठानों की पिछली ईपीएस सेवा को जोड़ना। इन दोनों में भी अधिकार आरपीएफसीआई से हटकर अब डीएएओ हो गया है। अच्छा, तो ये तीनों काम टीडीएस, रिजेक्टेड ट्रांसफर इन और ईपीएस सर्विस जोड़ना, तीनों में प्रोसेस अब डीए से एओ तक है। पहले ये सब आरपीएफसीआई करते थे। करेक्ट। ये तीनों मेंबर वीडीआर स्पेशल कैटेगरी में है। शायद सदस्य के रिकॉर्ड से जुड़े मामले हैं ये। तो क्या ये समझा जाए कि ये काम शायद ज्यादा होते होंगे और इनको तेज करने के लिए ऐसा किया गया है? हाँ, ये एक संभावना है। मतलब अगर आरपीएफसीआई के पास बहुत सारे ऐसे केसेस पेंडिंग रहते होंगे तो प्रक्रिया धीमी हो जाती होगी। तो निचले स्तर पर देने से शायद काम तेजी से हो। पर क्या डीए और एओ टीडीएस जैसे मामलों की बारीकियां संभाल पाएंगे, खासकर अगर रकम बड़ी हो? देखिए, ये उम्मीद तो की जाती है कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, और एओ अकाउंट्स ऑफिसर तो वित्तीय मामलों के जानकार होते ही हैं। हाँ, ये बात भी सही है। तो उनके लिए तार्किक लगता है। लेकिन हाँ, क्वालिटी चेक का सवाल तो रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुए वो मामले जहां प्रक्रिया सीधी हुई है। क्या कुछ ऐसे भी हैं जहां प्रक्रिया लंबी हुई है? हाँ है। जैसे चौथा पॉइंट देखिए, बिना हिसाब वाले पिछली जमा राशि और ट्रांसफर इनको क्रेडिट करना। अच्छा, अनअकाउंटेड क्रेडिट्स। हाँ, इसमें भी पहले आरपीएफसीआई थे, लेकिन अब जो प्रक्रिया है वो है डीए, एओ, एपीएफसी। ओ, यहाँ एक और लेवल जुड़ गया, एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। जी। तो यहाँ शायद मामला थोड़ा पेचीदा होता होगा या शायद रकम बड़ी होती होगी, इसीलिए एक और सीनियर लेवल एपीएफसी को जोड़ा गया है। दिलचस्प है। और कुछ ऐसा? हाँ, पॉइंट नंबर 14 भी ऐसा ही है।
वो अन्य ब्याज यानी अदर इंटरेस्ट से जुड़ा है। ओके। उसमें भी अधिकार आरपीएफसी आई से बदलकर डीए, एओ, एपीएफसी किया गया है। ये अपेंडिक्स ई कैटेगरी का है। ये अपेंडिक्स ई क्या चीज है? क्या ये किसी खास तरह की गलतियों से जुड़े मामले हैं? हाँ, आमतौर पर अपेंडिक्स ई में वो मामले आते हैं जहां सिस्टम में या प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हुई हो, जिसे ठीक करना है। जैसे पॉइंट 9 है, निष्क्रिय खातों में सॉफ्टवेयर की गलती से जमा हुए अतिरिक्त ब्याज को वापस लेना, डेबिट करना। अच्छा, मतलब गलती से इंटरेस्ट चला गया, उसे ठीक करना। हाँ, या पॉइंट 10, गलती से भुगतान किए गए ईपीएस योगदान को ईपीएफ के एम्प्लॉयर शेयर के साथ मिलाना। ये सब अपेंडिक्स ई में है। तो इनमें शायद ज्यादा सावधानी की जरूरत होती होगी। हाँ, लगता तो यही है। हालांकि पॉइंट 9 में जहां गलती से जमा ब्याज वापस लेना है, वहां पहले अधिकार आरपीएफसी 2 या एपीएफसी के पास था, अब वो डीए एओ को दे दिया गया है। अरे, ये तो फिर से प्रक्रिया को सरल बनाने जैसा हुआ। अपेंडिक्स ई में भी? हाँ, इस वाले केस में तो ऐसा ही है, लेकिन अपेंडिक्स ई के कुछ और मामले हैं जहां प्रक्रिया में सेक्शन सुपरवाइजर मतलब एसएस को भी जोड़ा गया है। एसएस, सेक्शन सुपरवाइजर। अच्छा, कौन से मामलों में? जैसे पॉइंट 10, जो अभी हमने ईपीएस वाले गलत भुगतान की बात की। हाँ। पॉइंट 11, एम्प्लॉयर शेयर से पेंशन फंड में ईपीएस कंट्रीब्यूशन का डाइवर्जन। पॉइंट 12, ईपीएफ और ईपीएस के एम्प्लॉयर शेयर के बीच कंट्रीब्यूशन का समायोजन। ओके। और पॉइंट 13, गैर अंशदायी अवधि एनसीपी दिनों का समायोजन। मतलब जब कंट्रीब्यूशन नहीं आया उस पीरियड का एडजस्टमेंट। इन चारों में पहले अधिकार आरपीएफसी 2 या एपीएफसी के पास था, अब ये डीए, एसएस, एओ से होकर जाएंगे। तो यहाँ एसएस का क्या रोल होगा? मतलब एओ से पहले एक और चेक? हाँ, कह सकते हैं। एसएस आमतौर पर डीए के काम को सुपरवाइज करते हैं, तो शायद उनके पास इन समायोजनों का अनुभव हो। एओ फाइनल अप्रूवल दें, उससे पहले एसएस का एक लेवल जांच को और पुख्ता कर सकता है, खासकर अपेंडिक्स ई जैसे मामलों में। ठीक है, समझ आता है। अच्छा, एक और पॉइंट था नंबर 7, LIP मैच्योरिटी। ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला है क्या? हाँ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ईपीएफओ कुछ मामलों में ये भी देखता है। तो इसमें क्या बदलाव है? यहाँ पहले प्रक्रिया थी डीए, एसएस, एपीएफसी। अब इसे बदलकर डीए, एओ, एपीएफसी कर दिया गया है। मतलब एसएस की जगह एओ आ गए, लेकिन फाइनल अप्रूवल एपीएफसी के पास ही है। बिल्कुल। तो शायद यहाँ अकाउंटिंग पहलू को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, इसलिए एओ को लाया गया, पर कंट्रोल के लिए एपीएफसी अभी भी है। तो अगर हम इन सब बदलावों को एक साथ देखें तो कुछ पैटर्न दिख रहे हैं। हाँ, क्या लगता है आपको? एक तो ये कि जो काम शायद रूटीन के हैं या ज्यादा संख्या में होते हैं, वो सीनियर अधिकारियों से हटाकर डीए और एओ लेवल पर लाए गए हैं, शायद तेजी के लिए। सही है। दूसरा, जो मामले थोड़े जटिल लगते हैं या जहां गलती सुधारनी है, उनमें या तो एपीएफसी का लेवल रखा गया है या फिर एसएस को बीच में जोड़ा गया है, मतलब मल्टी स्टेप अप्रूवल। हाँ, ये भी सही है, बेहतर जांच के लिए शायद। और तीसरा, कहीं कहीं भूमिकाएं बदली हैं, जैसे एसएस की जगह एओ। बिल्कुल सही संक्षेप किया आपने। ये बदलाव, जैसा सर्कुलर कहता है, सरलीकरण और संशोधन के लिए हैं। और ये कोई अचानक से नहीं हुआ है। आपने कहा था कि पिछले सर्कुलर्स का भी जिक्र है। हाँ, इसमें 2021 के एक सर्कुलर और 2022 के एक ईमेल का भी जिक्र है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस का हिस्सा लगता है। ईपीएफओ लगातार इन चीजों पर सोच विचार कर रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, जब पावर ऐसे नीचे दी जाती है तो क्या गलतियों का चांस नहीं बढ़ता? या फिर अलग अलग ऑफिस में एक ही तरह के केस में अलग फैसला हो जाए? इनकंसिस्टेंसी का डर। ये चिंता बिल्कुल वाजिब है, और शायद इसीलिए सर्कुलर के आखिर में एक बहुत जरूरी बात लिखी है। क्या? कि अपेंडिक्स ई और स्पेशल वीडीआर, इन दोनों कैटेगरी के सभी मामले अब कॉन्करेंट और रेगुलर ऑडिट दोनों का हिस्सा होंगे। अच्छा, ऑडिट? कॉन्करेंट ऑडिट मतलब काम के साथ साथ जांच? हाँ, कॉन्करेंट मतलब लगभग रियल टाइम या बहुत जल्दी जांच, और रेगुलर ऑडिट तो होता ही है। तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। मतलब अधिकार नीचे दो पर निगरानी भी बढ़ा दो, ये बैलेंस बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। इससे नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, प्रोसेस सही से लागू होगी और पूरे देश में एक रूपता बनी रहेगी। अगर ऑडिट में कोई कमी दिखती है तो उसे ठीक किया जा सकता है। ये बात थोड़ी राहत देती है। तो एक तरफ स्पीड बढ़ाने की कोशिश, दूसरी तरफ कंट्रोल के लिए ऑडिट। हाँ, अब सवाल ये है कि ये संतुलन कितना कारगर होगा। क्या ऑडिट सिस्टम इतना मजबूत है कि वो लाखों ट्रांजैक्शंस पर नजर रख सके? ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल। ऑडिट कितना प्रभावी होता है, ये इस पर निर्भर करेगा कि उसे कितने संसाधन मिलते हैं और कितनी गंभीरता से लागू किया जाता है। और हाँ, कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल,
जब नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं तो ट्रेनिंग तो चाहिए ही। सही। तो संक्षेप में कहें तो ईपीएफओ ने कई कामों की अप्रूवल प्रोसेस बदल दी है। लक्ष्य है सरलीकरण और संशोधन। हाँ, ज्यादातर अधिकार अब डीए, एसएस, एओ जैसे निचले और मध्य स्तर के अधिकारियों को दिए गए हैं। पर कुछ जटिल मामलों में एपीएफसी की भूमिका बनी हुई है या उन्हें जोड़ा गया है। और इन सब पर निगरानी के लिए ऑडिट को मजबूत करने की बात है। इसका असर तो ईपीएफओ के काम करने के तरीके पर पड़ेगा ही। उम्मीद करें कि इससे लोगों के काम जल्दी हो, जैसे ट्रांसफर इन, ब्याज क्रेडिट वगैरह। उम्मीद तो यही है, पर सफलता इस पर निर्भर करेगी कि ये लागू कैसे होता है, कर्मचारियों को सपोर्ट कितना मिलता है और ऑडिट कितना असरदार रहता है। आम सदस्य के लिए इसका क्या मतलब है? क्या उन्हें अब अलग अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा? नहीं, बाहरी तौर पर सदस्य के लिए शायद ज्यादा बदलाव न हो, उन्हें एप्लीकेशन वैसे ही देनी होगी। अच्छा। हाँ, पर उम्मीद है कि अंदरूनी प्रक्रिया सुधरने से उनके काम जल्दी होंगे। हो सकता है अगर किसी को सीधे अधिकारी से मिलना पड़े किसी जटिल मामले में, तो शायद अब उन्हें आरपीएफसी की जगह एओ या एपीएफसी से मिलना पड़े उन कामों के लिए जिनका अधिकार बदला है। तो कुल मिलाके ये एक बड़ा आंतरिक फेरबदल है। देखना होगा कि इससे एफिशिएंसी बढ़ती है या नहीं, क्वालिटी बनी रहती है या नहीं। बिल्कुल। और ऑडिट सिस्टम कितना कामयाब होता है ये भी देखने वाली बात होगी। सही। और जानते हैं, यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि किसी भी बड़े सरकारी संगठन, खासकर ईपीएफओ जैसे, जो करोड़ों लोगों से जुड़ा है, उसके लिए एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी में बैलेंस बनाना हमेशा एक चुनौती है। हाँ, बिल्कुल। पावर नीचे देने से स्पीड आती है, पर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से स्थिरता रहती है। ये सर्कुलर उसी बैलेंस को साधने की एक कोशिश है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में टेक्नोलॉजी जैसे एआई या ऑटोमेशन इन कामों को और आसान बनाने में मदद कर सकती है, खासकर वो काम जो अब निचले स्तर पर दिए गए हैं। क्या पता ईपीएफओ इस बारे में भी सोच रहा हो। ये एक दिलचस्प संभावना है। भविष्य में शायद हमें इस दिशा में भी कुछ देखने को मिले। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो ईपीएफओ बदलाव कर रहा है, इससे ईपीएफ मेंबर को कुछ लाभ मिलेगा या सिर्फ एक नियम बन के ही रह जाएगा? अपनी राय और अपनी विचार इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दें और ज़रूर बताएं कि जो ये नियम बनाया जा रहा है, नया नियम लागू किया जा रहा है, इससे कुछ पहले से जो मेंबर को परेशानी होता था उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा।